महावीर प्रसाद द्विवेदी। परिचय। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिकी, दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। बड़ी शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद
कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुरानी संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणवादी में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिमाण था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था, वो अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना था। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थीं। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बनाने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती, तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है। यह बात कैसे मानी जा सकती है? मुख्य विशेषताएं। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न थे। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए
जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाने भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थीं? वे स्त्री थीं या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? शार्ङ्गधर पद्धति में उनके कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थीं? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो ये है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशमक संध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। समाज के भेदभाव की आलोचना। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिमाण है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथियों और गृहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई?
क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वह्नौ विशुद्धामति यत् समक्षम् माम लोकवाद श्रवणादहासिः श्रुतस्य तत्किंव्य सदृश्यम कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मानना प्रणीतः। सीता की धर्मशास्त्राज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने फस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थीं, अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आवे तो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सूलों आने मिथ्या है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा पहला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ नौकरी करते थे? कहाँ करते थे?
तो स्कूल में, रेल में, कारखाने में या कोर्ट में, तो कहाँ करते थे वो? रेल में नौकरी करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रसिद्ध मासिक पत्रिका के संपादक थे? हंस के, साहित्य के, संस्कृति के या मनफेरी के? तो वो किसके थे? संस्कृति के, यानी कि क्या थे? प्रसिद्ध संपादक थे। अगला क्वेश्चन इसका, शकुंतला ने किसे कटु वचन कहे थे? किसको कहे थे? राम को कहे थे। कटु वचन किसको कहे थे? राम जी को कहे थे। अगला, वाल्मीकि किस पर क्रोधित हो गए थे? तो वाल्मीकि किस पर क्रोध हुए थे? राम पर ही क्रोधित हुए थे। अगला क्वेश्चन, आजकल स्त्रियों को डैश पढ़ाना चाहिए? अतएव, कभी नहीं, कभी कभी, कम शिक्षा, यानी कि अतएव पढ़ाना चाहिए, यानी कि हमेशा पढ़ाना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस इसके चैप्टर के हैं। इसकी वर्कशीट हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। पहला, समाज का स्त्री शिक्षा के प्रति क्या विचार है? इसके क्वेश्चनों के आंसर आगे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृत बोलना अनपढ़ होने के समान नहीं है, किस प्रकार? यानी कि अनपढ़ होने के समान नहीं है, किस प्रकार से है? तो किस प्रकार से है? तो इसका जवाब आप देंगे। तीसरा, भाषा का प्रकार किस तरह अलग हुआ? अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, पुराने ज़माने में स्त्रियों का शिक्षित होने का कम प्रमाण क्यों है? पांचवा क्वेश्चन, समाज को स्त्री शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने के माध्यम से जो इस लेसन में बताए गए हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। आप इनको अपनी पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे को, मुझे लगता है कि ये बहुत काम रहे या आपको आएंगे। अगर आपको ये काम आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।